Hello students, welcome back. The chapter which we are discussing is evolution, right? Evolution का हमने lecture number 4 तक discuss किया हुआ है. Fourth lecture में हमने discuss किया था about the convergent evolution and divergent evolution. Divergent evolution में आपका example है homologous structure, जहां पर आपने देखा था same structure होता है but function different होता है, right? उसके बाद जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस किया था. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो क्या होगा, एक जगह से एक जगह पर आकर मिलेगा, राइट? और इसका एग्जांपल है एनालॉगस स्ट्रक्चर, जहां पर जो फंक्शन है वो सेम होता है बट जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, बहुत ही अलग, डिफरेंट. इसके बाद हमने देखा था इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, जिसमें हमने 1850s में देखा था और 1920s में. 1920s मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर, 1850s मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था. उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक्स डिस्कस किया, दैट इज एडेप्टिव रेडिएशन, राइट स्टूडेंट्स? सो ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 4 में देखा था, राइट? अब आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, इसमें भी हम कंटिन्यू करेंगे विद द एविडेंसेस ऑफ द एवोल्यूशन, राइट? सो लेट्स बिगिन. चैप्टर आप सभी को पता है, इट इज द एवोल्यूशन. And the topic for today, again, we are continuing with the fourth lecture. What are the evidences of the evolution, right? So, अब फर्स्ट अब देखेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, राइट? जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम आने वाले लेक्चर्स में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस देखेंगे, राइट? सो हियर इट इज. Embryological support for evolution was proposed by Ernest Haeckel, right, based upon the observations of certain features during stage, which stage? Embryonic stage, common to all the vertebrates that are absent in adult. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जो vertebrates हैं उनमें जो embryonic stage है उसमें कुछ similarity दिखाई देंगी, बट जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होता है इनटू द अडल्ट स्टेज, बहुत ही क्या दिखाई देगा, डिफरेंस अमंग द वर्टिब्रेट्स. For example, the embryo of all vertebrates include human develop a row of vestigial gill slits. Gill slits, slits मतलब क्या होता है? ओपनिंग, राइट? ये ओपनिंग जो है, गिल स्लिट जो है, ये ओपनिंग ये सारे वर्टिब्रेट्स में दिखाई देती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में. बट ये क्या होता है, ये जैसे जैसे ये अडल्ट स्टेज में आते हैं ये चीज क्या हो जाती है, धीरे धीरे गायब हो जाती है, राइट? अब ये जो गिल स्लिट है, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द हेड, राइट? हेड के आप बोल सकते हो नीचे, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो. बट इट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश, राइट? अब इसका जो फंक्शन है ये किसमें दिखाई देता है? ओनली इन दी फिशेस एंड नाउ नॉट फाउंड इन एनी अदर अडल्ट वर्टिब्रेट्स. देखो शुरू में आपको यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा उसमें कुछ फीचर्स एक जैसे होंगे. हालांकि वो जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ते जाएगा, अडल्ट स्टेज में आएंगे, वो जो स्ट्रक्चर है वो उनमें नहीं दिखाई देगा, राइट? सो यहाँ पर यही चीज बताई हुई है. तो ये क्या दिखा रहा है? डिफरेंस. हालांकि ये भी चीज दिखा रहा है कि वी बिलोंग टू द कॉमन एंसेस्टर्स. ये कैसे दिखा रहा है? बिकॉज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सब में जो फीचर था वो एक था, दैट इज द वेस्टिजियल गिल स्लिट. However, this proposal was disapproved on careful study performed by Carl Ernst von Baer. He noted that embryo never passed through the adult stage of the other animals, right? So एक एम्ब्रियो जो है वो दूसरे एम्ब्रियो के अडल्ट स्टेज से कभी पास नहीं होता है, राइट? एक एम्ब्रियो जो है वो दूसरे एम्ब्रियो के अडल्ट स्टेज से पास नहीं होता है. ये कहा था कार्ल अर्नेस्ट वॉन बीयर ने. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखेगा, राइट? तो इस डायग्राम में देखो अर्लियर एम्ब्रियो में आप सब में आपको दिखाई देगा गिल स्लिट्स, राइट? इस सभी में आपको गिल स्लिट दिखाई देगा. बट धीरे धीरे जब ये फ्यूटस बनेंगे, देखो किस तरीके से यहाँ पर आपको एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिखाई दे रहा है, राइट? इनिशियली देखो सभी, राइट? इफ यू टेक फिश, स्लेमेंडर, टॉर्टोइस, चिकन और द ह्यूमन, सभी में गिल स्लिट्स दिखाई दे रहा है. बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वो गिल स्लिट एब्सेंट है और सिर्फ एक में ही प्रेजेंट होगा, दैट इज फिश, राइट? सो ये याद रखना है स्टूडेंट्स, दिस इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. सो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स.
बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, राइट। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बायोलॉजिकल एविडेंसेस, और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट। और इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। उस एग्जाम्पल को समझते हैं। सो एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड, कब ये शुरू हुआ होगा? व्हेन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ मतलब सेल से बनी हुई लाइफ विद डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ, राइट। अलग अलग सेल अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है? अपना मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रहा है, राइट। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, आपको जो एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं उनमें आपको ग्लाइकोलाइसिस दिखता है, बट ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल नहीं परफॉर्म करते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं परफॉर्म करते। अब इसको हम कंपेयर करेंगे विद एरोबिक बैक्टीरिया या एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वहां पर आपको दिखाई देता है कि वहां पर ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल भी होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट। सो यहाँ पर डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। The essence of Darwinian theory, the essence of Darwinian theory about evolution is natural selection, right? Natural selection जो वर्ड है, ये दो वर्ड हैं, इनका जो प्रोसेस, उस पर डार्विन ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था। The rate of appearance of new form is linked to the life cycle or the life span, right students? So यहाँ पर बहुत ही सिंपल बात है कि जिसका लाइफ स्पैन या फिर जिसके लाइफ स्पैन जो है शॉर्ट होगा, वो जल्दी जल्दी क्या करेगा? नए फॉर्म्स को बनाएगा, और जिसका जो लाइफ स्पैन है वो बड़ा होगा, उसमें जो लाइफ फॉर्म है वो बनेगा, बट जो रेट है वो स्लो होगा, ज्यादा टाइम लगेगा न्यू फॉर्म को बनाने में, राइट। आगे बढ़ते हैं। Microbes that divide fast have the ability to multiply, right? They have the ability to multiply. अब हम माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स तो बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं, राइट। एक दिन में शायद 1 लाख या 1 करोड़ हो जाए, इस तरीके से 24 आवर्स की बात कर रहा हूं मैं, राइट। ई कोलाई की हम बात कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो उनका मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है? बहुत ज्यादा है, एंड दे बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन द आवर, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, उसको बहुत अच्छे से हम समझते हैं। A colony of bacteria A, say A, growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component, right? वो खा रहा है, that feed component उस terms में उसको बताया गया है, right? कि वो सारी चीजें क्या कर रहा है? खा रहा है। अब अ चेंज इन द मीडियम कॉम्पोजिशन, मतलब जो खाने का जो फूड है, वो जो फीडिंग कंपोनेंट है, अगर मान लो उसमें कुछ हमने चेंज कर दिया तो उससे क्या होगा? लेट्स सी। would bring about only that part of the population, right? अब ये अब जब हमने खाने का जो कॉम्पोजिशन है उसको चेंज किया तो क्या होगा पता है? ऐसे बैक्टीरिया ही या ऐसे माइक्रोब ही उसको ले पाएंगे जो क्या है, जिनके अंदर क्या आया हुआ है? वेरिएशन आया हुआ है, राइट। एंड दे दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशन, राइट। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर एंड अपीयर्स एज द न्यू स्पीशीज, राइट। तो अब ये जो सर्वाइव कर रहे हैं, राइट, जो देखो अभी बहुत सिंपल है, एक पॉपुलेशन ए है, पॉपुलेशन बी है। पॉपुलेशन ए जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप का फूड खा रहा है, बट हालांकि हमने कोई नया फूड उसको दे दिया, तो ऐसे माइक्रोब्स ही ग्रो कर पाएंगे जो उस पर्टिकुलर फूड को क्या कर सके? खा सके। उनके अंदर वो वेरिएशन दिखाई देगा स्टूडेंट्स, उनके अंदर क्या दिखाई देगा? वो वेरिएशन दिखाई देगा, राइट। अब वो वेरिएशन दिखाई देगा, और जिनके अंदर वेरिएशन नहीं दिखाई देगा वो फूड खा नहीं पाएंगे, और वो उनका पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। वेरएज जो खा रहे हैं, जिनके अंदर वेरिएशन आ चुका है, उनका पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो, अब यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, राइट। अब क्या किया है कि एंटीबायोटिक दिया हुआ है, तो अब जिसके अंदर वो वेरिएशन आ गया है, ये वाला एंटीबायोटिक आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा काफी तेजी से, राइट। काफी तेजी से यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये वाले डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो वेरिएशन नहीं दिखा रहे हैं बैक्टीरिया या माइक्रोब्स, उनका पॉपुलेशन क्या हो गया है? कम, और जिन्होंने वेरिएशन दिखा दिया है उनका पॉपुलेशन क्या हो गया है? ज्यादा, राइट। सो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल थोड़ा
अच्छे से समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दिस वुड हैपन विद इन डेज फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश। अब फिश में ये चीज होनी है तो यार जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, फिश या फाउल, राइट। बिकॉज अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि न्यू फॉर्म, अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसका न्यू फॉर्म अगर आना है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन दी लाइफ साइकिल और दी लाइफ स्पैन। माइक्रोब्स की बात करूं तो माइक्रोब्स का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, वो जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करते हैं, राइट, तो उनका न्यू फॉर्म जल्दी आएगा। वेयरएज मैमल्स, फिश, फाउल, इनकी बात कर लो तो लाइफ स्पैन बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है जो न्यू फॉर्म है उसको आने में टाइम लग जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। would take millions of years as lifespan of these animals are in years। so बहुत ज्यादा यहाँ पर टाइम लगेगा, millions of years, right। क्या होने के लिए, जो एनिमल्स हैं या जो फिश हैं या फाउल है उनको न्यू फॉर्म्स बनाने के लिए। here we say that fitness of bee is better। रिप्रोडक्टिव जो फिटनेस है वो किसका बेटर है, बी वाले का, राइट। बिकॉज वो जल्दी म्यूटेशन होने के बाद, ये वेरिएशन आने के बाद कौन ज्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस कर रहा है, राइट, कौन रिप्रोड्यूस कर रहा है, बी वाले माइक्रोब्स। तो उनका जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है। हियर वी से दैट फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन दी ए अंडर द न्यू कंडीशन। मतलब कुछ फूड में मिलावट या कुछ नए इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, राइट। नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस। अगेन यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है। One must remember that the so-called fitness is based on characteristics which are inherited, right students। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको फिर से सेम ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें येलो जो सर्कल बनाए हुए हैं वो शो कर रहे हैं नॉर्मल माइक्रोब्स, और जो रेड में शो किया है वो दिख रहे हैं आपको ऐसे माइक्रोब्स जो क्या कर चुके हैं, वेरिएशन कर चुके हैं, दे हैव बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। येलो वाले जो शेप में दिख रहे हैं वो रेजिस्टेंट नहीं है, तो ये न्यू कंडीशन है जिसमें कौन से वाले ज्यादा डिवाइड होंगे, रेड वाले, और कौन से वाले कम हो जाएंगे, येलो वाले। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस किसका ज्यादा है, रेड वाले का। उस वजह से कौन, किसको नेचर ने सेलेक्ट किया था, रेड वाले को। हेंस there must be a genetic basis for getting evolution and to evolve, right। Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survival in any otherwise hostile environment, right। अब बैक्टीरियाज की ही बात कर लेते हैं, तो बैक्टीरियाज यहाँ पर बताई हुई बातें हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म है वो सारे कंडीशंस में क्या करते हैं, सरवाइव कर लेते हैं, अपना जो एनवायरमेंट अडेप्ट करना है वो अपने हिसाब से कर लेंगे, राइट। अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड। जो ये जो अडेप्ट करने की एबिलिटी है यही क्या होती है, इनहेरिट होती है, जिस वजह से उनका जो पॉपुलेशन है, जो नए नए कंडीशन में बनने वाले ऑर्गेनिज्म है उनका जो पॉपुलेशन है वो जल्दी जल्दी क्या होता है, बढ़ता रहता है। It has a genetic basis। Fitness is the end result of the ability to adapt। Fitness जो है it is what, the end result of the ability to adapt and get selected by the nature। आगे बढ़ते हैं। ब्रांचिंग डेसेंट। ब्रांचिंग डेसेंट मतलब क्या होता है, एक सेल है, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, तो दैट इज ब्रांचिंग। डेसेंट मतलब क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, राइट। जो एडेप्टिविटी है, जो एडेप्टिविटी वो क्या हो रही है, धीरे धीरे नीचे आ रही है। नीचे इन द सेंस डिक्रीज नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, नीचे मतलब वो आगे की जनरेशन में इनहेरिट हो रही है, right। And natural selection are the two important concept of Darwinian theory of evolution। दो important fundamentals थे Darwinian theory of evolution के, पहला था branching descent and दूसरा है natural selection। Lamarck theory of evolution which is also called Lamarckism। Lamarck's theory of evolution which is also called Lamarckism, right। आपने ये अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, right। He is Lamarck, right। यहाँ पर आपको फोटो दिख रही है। Lamarckism, the first theory was proposed by Jean-Baptiste de Lamarck, J.B.D. Lamarck, शॉर्ट में इसको हम कहेंगे, a French biologist। Although the outline was brought to notice in 1801, but his famous book Philosophic Zoologic was published in 1809, right। जिसमें उसने
लेमार्किज्म के बारे में बताया था। लेमार्क कॉइन्ड द टर्म इनवर्टिब्रेट्स एंड एनालिडा। याद रखना है, लेमार्क ने दो टर्म दिया था, इनवर्टिब्रेट्स एंड एनालिडा। द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रीवेरेनस। ट्रीवेरेनस एंड लेमार्क ने कौन सा टर्म दिया था स्टूडेंट्स? द टर्म बायोलॉजी। सो आगे बढ़ते हैं अब स्टूडेंट्स विद द टॉपिक लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अगेन जिसको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, इट इज नोन एज लेमार्किज्म, राइट। सो अब इसमें आपने ऑलरेडी ये पढ़ा होगा, राइट, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट अबाउट द नेक ऑफ द जिराफ, राइट। क्या होता है देख लेते हैं। Lamarck had said that evolution of life forms had occurred but driven by use and disuse of the organ, right? So Lamarckism में एक बहुत ही important concept बताया था Lamarck ने कि ये जो evolution होता है life form का, that is driven by the use and disuse of the organ. He gave the example of giraffe. Giraffe who has in an attempt to forage, right, खाने के लिए leaves को on tall trees had adapted by elongation of their neck. जो फोर लिम्ब है ना जिराफ का, उसकी जो जिराफ है वो अपने फोर लिम्ब का जो पार्ट है या जो फोर लिम्ब है उसको बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाने की कोशिश करता था, जिस वजह से उसका जो नेक वाला पोर्शन है वो बहुत लंबा हो गया, राइट। और जब जिराफ का एग्जिस्टेंस हुआ अर्थ पर, उस टाइम पर याद रखना है स्टूडेंट्स कि बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, जिम्नोस्पर्म्स बहुत सारे थे, जिस वजह से ये जो जिराफ है ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया और इनका जो नेक है वो बड़ा हो गया, बिकॉज जो पेड़ थे वो काफी बड़े बड़े थे। तो जिराफ जो है वो कोशिश करता था, अपने फोर लिम्ब को यूज करता था, नेक को यूज करता था ताकि उस पेड़ तक पहुंच सके इन सर्च ऑफ फूड, राइट। सो ये यहाँ पर बताई हुई है। एज दे पास ऑन दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये उनको मिला है, राइट, एक्वायर्ड किया उन्होंने, ऑफ elongated neck to succeeding generation, giraffes slowly over the year came to acquire the long neck. So धीरे धीरे करके ये जो elongated neck है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होने लगी, एंड फाइनली एक ऐसा जिराफ था, एक जिराफ ऐसा प्रोड्यूस हुआ जिसकी जो नेक बहुत ज्यादा लॉन्ग थी, राइट। Nobody believes this congested anymore, right? Because देखो यार, यहाँ पर ये चीज बिलीव नहीं कर सकती, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो इनहेरिट नहीं होगी उस टाइम पर, राइट। अभी तो जाहिर सी बात है इनहेरिट हो रही है, बट उस टाइम पर क्या हो रहा था कि ये इनहेरिट नहीं हो रहा था ना, मतलब अब किसी को लॉन्ग नेक है तो वो उस टाइम पर क्या नहीं हो रहा था, इनहेरिट, राइट। धीरे 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 कर कर ये हुआ कि एक लॉन्ग नेक आया, उसके बाद इनहेरिटेंस शुरू हुआ, राइट। उससे पहले जब नेक जो है वो छोटी थी तो वहां पर हर एक जिराफ की नेक छोटी थी, वो तो बस अपनी कोशिश करता था, उसका ज्यादा इस्तेमाल करता था, ये जो नेक एक ऑर्गन है उसका ज्यादा इस्तेमाल करता था ताकि वो फूड तक पहुंच सके, राइट। हाँ, हालांकि अभी आप देख पा रहे हो कि जनरली जो जिराफ है दे आर कमिंग विद दे आर बोर्न विद व्हाट, द लॉन्ग नेक। नाउ नेक्स्ट है is evolution a process or the result of a process, right? तो यहाँ पर मैं ये स्लाइड दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, right? Is evolution a process or a result of the process, right? So क्या है ये evolution, एक process है या फिर result है एक process का, right? So इस पे अब हम बात कर लेते हैं। The world we see, the world we see inanimate and animate is only the success story of evolution, right? या हम आर्टिफिशियल दुनिया ले लें या जो नेचुरल दुनिया ले लें, this all has a story of evolution. When we describe the story of this world, we describe evolution as a process. Evolution, right? पहले ये आए, फिर वो आए, फिर ये आए, right? ऐसे करके हम बताते हैं। तो evolution को हम एक तरीके से क्या मानते हैं, process मानते हैं, right? On the other hand, when we describe the story of life on earth, we treat evolution as the consequence of a process called natural selection, right? So यहाँ पर स्टूडेंट्स बताया हुआ है कि हम नेचुरल सिलेक्शन जो है एक प्रोसेस के तौर पर उसको मानते हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन है उस वजह से रेवोल्यूशन हुआ है। तो दो चीजें हैं, दो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि एक चीज में बताई गई है कि
जब भी हम स्टोरी डिस्क्राइब करते हैं वर्ल्ड की, उस टाइम पर हम बोलते हैं एवोल्यूशन एक प्रोसेस है, पहले ये चीज आई, फिर वो चीज आई, फिर ये चीज आई। दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन हुआ, इस वजह से क्या हुआ, एवोल्यूशन, राइट। वी आर स्टिल नॉट क्लियर whether to regard evolution and natural selection as a process or the end result of the unknown process. आगे बढ़ते हैं अब, राइट। इज एवोल्यूशन अ प्रोसेस, राइट। अभी हम उसी स्लाइड पर हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, थॉमस माल्थूस। थॉमस माल्थूस, राइट। इन्होंने वर्क किया था ऑन पॉपुलेशन, राइट। सो अब यहाँ पर क्या बताया था देख लेते हैं। इज इट पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थूस ऑन पॉपुलेशंस इन्फ्लुएंस्ड डार्विन? एक और साइंटिस्ट थॉमस माल्थूस जिसने डार्विन को क्या किया था, इन्फ्लुएंस किया था, राइट। इसके अलावा साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर फैक्चुअल। दे आर व्हाट, फैक्चुअल। फॉर एग्जांपल, natural resources are limited, population are stable in size except for seasonal fluctuations, members of a population vary in characteristic। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट सी लाइन दी हुई है जो क्या इंडिकेट कर रही है, द रिसोर्सेस, और यहाँ पर ये पॉपुलेशन दिख रहा है। देखो नया पॉपुलेशन है तो जीरो से स्टार्ट होगा, धीरे 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 करके, राइट। ये लैग फेज, राइट। उसके बाद धीरे धीरे लॉग फेज, राइट। उसके बाद ये आपको दिखाई देगा स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज के बाद क्या होगा, डिक्लाइन, राइट। तो इस तरीके से ये दिखाया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, राइट, वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है। बट यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि क्या रिसोर्स लिमिटेड अनलिमिटेड है? रिसोर्स हमारे पास अनलिमिटेड नहीं होता है, राइट। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनो। अब जैसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, रिसोर्सेज तो हम लोग के पास एक लिमिट अमाउंट में है, तो क्या होगा, उसमें से क्या होगा, कौन सर्वाइव कर पाएगा, फिटेस्ट, राइट। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, राइट सी बात है ना, बहुत ज्यादा हो गया है नंबर, मान लो एक बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज्यादा हो गया है, राइट। तो वो क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। अब उस स्ट्रगल में क्या होगा, कुछ मर जाएंगे और जो बचेंगे, राइट, वो क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे। तो जब मर जाएंगे तो ये आपको डिक्लाइन फेज आएगा या डेथ फेज दिखाई दे जाएगा, राइट। तो यहाँ पर यही बात बताई है स्टूडेंट्स की सीजनल फ्लक्चुएशंस हो सकता है, मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक, राइट। जो पॉपुलेशन में मेंबर्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, अलग अलग। इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, no two individuals are alike, even though they look superficially similar, most of variations are inherited, right। now आगे बढ़ते हैं। the fact that theoretical population size will grow exponentially, जैसे मैंने अभी बताया हुआ है, if everybody reproduced maximally, this fact can be seen in the growing bacterial population। आप वो ग्राफ का रेफरेंस स्टूडेंट्स ले सकते हो। and the fact that population size in reality are limited means that there have been a competition for the resource, only some survive and grew at the cost of others that could not flourish। कुछ survive कर गए, मैं जैसे बता रहा हूँ, survival of the fittest हो जाएगा, right students। the novelty and the brilliant insight of Darwin was this: he asserted that variation which are inheritable and which make resources utilization better for few, right। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है डार्विन ने कि वेरिएशन जो कि इनहेरिटेबल होता है, और यही जो है क्या होता है, इट मेक्स रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू, जो अडेप्ट कर रहे हैं, जो वेरिएशन को क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या होगा, अब उन्होंने अडेप्ट किया है, राइट, उन्होंने रिसोर्स को यूटिलाइज किया है, तो जाहिर सी बात है वो अपना नंबर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और जिनके अंदर वेरिएशन नहीं हुआ है वो मर जाएंगे, राइट। so which enable only those to reproduce and leave more progeny, again more progeny मतलब reproductive fitness की बात यहाँ पर की है। hence for a period of time over many generations survivors will leave more progeny and there would be a change in the population characteristic, right। तो ये जो ग्राफ है वो सारी चीजें आपको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। and hence new form appears to arise। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट, लैग फेज दिख रहा है, देन वी कैन सी लॉग फेज, राइट। उसके बाद स्टेशनरी फेज,
फाइनली धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज उनका नंबर बढ़ गया है, राइट। नंबर बढ़ गया है, अब इस वजह से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करेंगे। जो सरवाइव करेंगे वो क्या करेंगे, अपना रिप्रोड्यूस करेंगे, न्यू फॉर्म्स क्या करेंगे, बनाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। अब मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप म्यूटेशन की बात कर सकते हैं, राइट। म्यूटेशन में मैं बता दूं स्टूडेंट्स, म्यूटेशन जो है उसको बताया था ह्यूगो डी व्रिस ने, राइट। और म्यूटेशन आप सभी को पता है, म्यूटेशन इज लीथल, राइट। वो जानलेवा हो सकता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, राइट। मतलब आप रात को से सुबह आप कुछ और बन के निकले, राइट। सो कुछ इस तरीके का म्यूटेशन होता है। आइए देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। The present concept of evolution is a modified form of Darwin's theory of natural selection. अभी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक मॉडिफाइड वर्जन है किसका, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का, और उसको हम क्या कहते हैं, नियो डार्विनिज्म। ये याद रखना है स्टूडेंट्स। What is the origin of this variation? How does speciation occur? What is speciation? Right, splitting of a species into two or more new species. I repeat, what is speciation? Splitting of the species into two or more new species. New species, right? Even though Mendel have talked of inheritable factors, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जीन कहते हैं, influencing phenotype. जीन जो है वो क्या इन्फ्लुएंस करता है, द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डार्विन आइदर इग्नोर्ड दिस ऑब्जर्वेशन और केप्ट साइलेंस, पर शायद यहाँ पर कहा गया है कि डार्विन ने ये चीज इग्नोर की, ये ऑब्जर्वेशन को नहीं देखा कि जीन जो है वही किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, एक इंडिविजुअल के फिनोटाइप को, या तो उसको पता था पर उसने ये चीज बताई नहीं। In the first decade of 20th century, Hugo de Vries, based on his work on evening primrose, ये important है, evening primrose, right, brought forth the idea of mutations, largely differences arise suddenly in the population, right. Mutation जो है ये एक reason था for the difference, right students. He believed that it is a mutation which cause evolution. म्यूटेशन होता है जिस वजह से क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। बट याद रखना है स्टूडेंट्स की म्यूटेशन जो है उसके बहुत सारे क्या है डिसएडवांटेजेस, जैसे कि मैंने अभी एक दो बताए आपको, राइट। ये हमेशा क्या करता है, लीथल होता है, राइट, जानलेवा होता है, मार देता है। और दूसरी चीज, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट, कभी भी किसी को भी हो सकता है और कहीं पर भी हो सकता है, राइट। नॉट द माइनर वेरिएशंस दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट। तो यहाँ पर ह्यूगो डे व्रिस की बात कही गई है, बताया गया है कि वेरिएशन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन, जैसे कि कहा था डार्विन ने। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर आप आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, राइट, मैंने जैसे बताया, व्हाइल डार्विनियन वेरिएशन आर स्मॉल एंड दे आर हैविंग डायरेक्शन। धीरे 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 कर कर आगे बढ़ते हैं, राइट। म्यूटेशन की मैं एक और बात कर दूं तो म्यूटेशन की वजह से आपको क्या होगा पता है, आपको ओल्ड कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, ओल्ड कैरेक्टर्स। आई रिपीट, म्यूटेशन की वजह से किस तरीके के कैरेक्टर्स दिखाई देंगे स्टूडेंट्स, ओल्ड कैरेक्टर्स, राइट। एवोल्यूशन of Darwin was a gradual, it was a very gradual process, slow process, धीरे धीरे कर हो रहा है। While Hugo de Vries believed mutation caused speciation, that is formation of new species, and hence called it as salutations, right. Salutation मतलब सिंगल स्टेप प्रोसेस, मतलब एक ए ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर म्यूटेशन हुआ और बी ऑर्गेनिज्म बन गया, तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। वेरएस डार्विन ने बताया कि सपोज ये ए ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर धीरे 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 करके रेवोल्यूशन होता है, वेरिएशन आता है और फिर बी ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट। तो डी व्रिस ने क्या कहा था कि जो ये स्पीशिएशन है, मतलब न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन है, वो सिंगल स्टेप प्रोसेस है, मतलब एक ए ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर म्यूटेशन हो गया और वो बन गया बी ऑर्गेनिज्म। और अब म्यूटेशन की बात है तो वो किस लेवल पर होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस लेवल पर होता है, राइट, डीएनए लेवल पर होता है, राइट स्टूडेंट्स। सो ये बताई थी किसने, डी व्रिस ने। ये सैल्यूटेशन जो वर्ड है, सैल्यूटेशंस जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट।
स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर बॉट आउट सम क्लियरिटी, राइट। तो इस पर और ज्यादा क्लियरिटी कब आई, जब हमने क्या पढ़ा, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, राइट स्टूडेंट्स, जो कि हमारा आने वाला टॉपिक है, राइट, हार्डीज विनबर्ग प्रिंसिपल, राइट, जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ रहे जाएंगे, राइट। सो दिस वाज अबाउट द टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रखना है, ये सारा एविडेंस था, राइट। तो वी हैव कंप्लीटेड द एविडेंसेस, राइट। So thank you for joining.